वाई 18th सेंचुरी यूरोप के कुछ लोगों को लगता था कि कल्चर से एनलाइटनमेंट आएगा और डेस्पोटिज्म खत्म होगा। इस क्वेश्चन में हमें उनका लॉजिक समझना है, फिर उस टाइम का बैकग्राउंड, कुछ सॉलिड हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को कनेक्ट करके एक्सप्लेन करना है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले 18th सेंचुरी यूरोप का सीन सेट करते हैं। बहुत जगह मोनार्की स्ट्रांग थी, चर्च का इन्फ्लुएंस हैवी था और सोसाइटी एस्टेट्स और प्रिविलेजेस में डिवाइडेड थी। तो जब पावर थोड़े लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड हो, डेस्पोटिज्म का रिस्क नेचुरली बढ़ जाता है, राइट? अब यहाँ कल्चर का मतलब सिर्फ आर्ट या म्यूजिक नहीं। एनलाइटमेंट के लोग कल्चर को एक ब्रॉड टूल समझते थे। एजुकेशन, लिटरेचर, डिबेट, साइंस, क्लब्स, सलोन्स, थिएटर्स, बेसिकली वो स्पेसेस जहाँ आइडियाज ट्रैवल करते हैं और लोग रीजन से डिस्कस करते हैं। उनका कोर बिलीफ ये था, अगर लोग रीजन और नॉलेज से सोचेंगे तो ब्लाइंड ट्रेडिशन और फियर बेस्ड अथॉरिटी वीक होगी। डेस्पोटिज्म ऑफन इग्नोरेंस पे टिकता है, इसलिए कल्चर को उन्होंने एनलाइटनमेंट का इंजन माना, क्योंकि कल्चर माइंड्स को ट्रेन करता है। अब प्रैक्टिकल मैकेनिज्म देखो, सैलॉन्स और कॉफी हाउसेस। फ्रांस और ब्रिटेन में सैलॉन्स में राइटर्स, नोबल्स, प्रोफेशनल्स मिलके पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, साइंस डिस्कस करते थे। ये पब्लिक कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन बनाता है, और जब पब्लिक ओपिनियन स्ट्रांग होता है, रूलर्स को जस्टिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रिंट कल्चर। प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, जर्नल्स, ये सब आइडियाज को एलीट से निकाल के वाइडर ऑडियंस तक ले जाते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल है डाइड्रॉट और डैलमबर्ट की इंसाइक्लोपीडिया। इसका गोल ही था नॉलेज को स्प्रेड करना और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को क्वेश्चन करना। अब थिंकर्स को फैक्ट्स के साथ टाई करते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया पॉपुलराइज किया, वोल्टेयर ने रिलीजियस इंटॉलरेंस और सेंसरशिप पे अटैक किया, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट और पॉपुलर सॉवरेनिटी की लैंग्वेज दी, और लॉक के राइट्स वाले आइडियाज भी सर्कुलेट हुए। इन आइडियाज को कल्चर्स, बुक्स, प्लेज, एसेज के थ्रू लोगों तक पहुंचाया गया। टू कल्चर एंड्स डेस्पोटिज्म वाला होप का लॉजिक क्या था? जब सोसाइटी एजुकेटेड और आर्टिकुलेट होती है, रूलर्स का आर्बिट्ररी रूल हार्डर हो जाता है, क्योंकि पीपल रीजंस मांगते हैं, और रूलर्स भी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट कर सकते हैं टू कीप लेजिटिमेसी। इसी से इनलाइटेंड एब्सोल्यूटिज्म का आइडिया आता है। रेलेवेंट हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से फ्रेडरिक द ग्रेट इन प्रशिया, जोसेफ द सेकंड इन ऑस्ट्रिया और कैथरीन द ग्रेट इन रशिया, इन्होंने रिफॉर्म लैंग्वेज यूज की, अकेडमीज पेट्रोनाइज की और कुछ लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ट्राई किए। ये प्रूव जैसा लगा कि एनलाइटेंड कल्चर मोनार्की को रिफॉर्म करवा सकता है, इवन इफ मोनार्की रिमेन्स। इम्पैक्ट साइड पे आओ। कल्चरल पॉलिटिक्स का लिंक रेवोल्यूशंस में दिखता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन में राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन के लैंग्वेज, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में सॉवरेंटी, सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब एनलाइटनमेंट कल्चर से फ्यूल हुए। प्लस लॉन्ग रन में लीगल रिफॉर्म्स, एजुकेशन एक्सपेंशन और ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स को बूस्ट मिला। एक मैच्योर आंसर के लिए लिमिट्स भी बोलनी चाहिए। कल्चर सबको इक्वली इंक्लूड नहीं करता था। वुमेन, पेजेंट्स, कॉलोनाइज्ड पीपल्स ऑफन साइडलाइंड थे। स्टेट्स ने सेंसरशिप भी की, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में वायलेंस और टेरर ने दिखाया कि रीजन का प्रॉमिस ऑटोमेटिक पीस गारंटी नहीं करता। तो कंक्लूजन में तुम ये टाई कर सकते हो, 18th सेंचुरी थिंकर्स को लगा कल्चर एक काइंड ऑफ सोशल टेक्नोलॉजी है जो नॉलेज स्प्रेड करके, डिबेट क्रिएट करके और पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करके आर्बिट्रेरी पावर को चैलेंज करेगा। इस बिलीफ ने यूरोप की पॉलिटिक्स को परमानेंटली शिफ्ट कर दिया, चाहे प्रोसेस मेसी और अनइवन रहा हो।